हाय बच्चों, आज के लेक्चर में हम बायट-सावर्ट्स लॉ की बात करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है बच्चों। जैसे कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में देखा था, एकदम स्टार्टिंग में फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा था कि कोई चार्ज पार्टिकल लेट्स सपोज ऐसे है, ये रेस्ट पर है और इसका चार्ज है क्यू। अब इसकी वजह से मेरे को किसी पॉइंट पर लेट्स सपोज यहाँ पर जो कि आर डिस्टेंस पे है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो क्या आपको याद है कितनी वैल्यू आएगी? ये वैल्यू मैं लिख देता हूँ, आई होप ये आपको याद हो। इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड थी, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि ये फॉर्मूला केवल और केवल पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है। अगर मान के चलिए मेरे पास एक वायर है, इनफाइनाइट लॉन्ग इनफाइनाइट वायर है, उसकी वजह से मेरे को यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो मैं ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा। तो मैंने क्या किया था, मैंने एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया था यहाँ पे डी क्यू का, डी क्यू चार्ज का, जिसकी लंबाई डी एल है, और इसकी वजह से मैंने पॉइंट आर पर निकाल दिया था इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब क्या है, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डी क्यू की वजह से आई थी यहाँ पर डी ई, तो मैंने क्या किया था, पूरे से उसको इंटीग्रेट कर दिया था, है ना। गॉस लॉ की हमने हेल्प ली थी। तो बच्चों ऐसा ही कुछ हम ना यहाँ पर भी करने वाले हैं। मान के चलिए ये आप ये मत बनाइएगा, आपको एक्सप्लेन करने के लिए था। आपको जो बनाना है अपनी कॉपी के साइड में यहाँ लिखेंगे और यहाँ आप इसका इमेज बनाइएगा। मान के चलिए आपके पास वायर है, ठीक है, ऐसे कुछ वायर है, एक्स वाई है वायर, ठीक है। इस वायर के इस एलिमेंट को बोल देते हैं एक्स वाई है। हमारा काम क्या है, हमारा काम ये है कि लेट सपोज पहले ये मान लेते हैं कि इसमें से आई करंट जा रही है, क्योंकि हमको निकालनी क्या है बच्चों, हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। और मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो करंट की वजह से होती है, मूविंग चार्ज की वजह से होती है। तो आपको एक चीज़ पता होगा कि करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। ये जो लाइन मैंने बोली आप इसको नोटबुक के ऊपर में लिख भी सकते हैं, करंट कैरिंग वायर मूविंग मैग्नेटिक फील्ड। ये चीज़ आपको पता भी होगा, किसी वायर में करंट है तो वो क्या करेगी, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी। ये चीज़ तो आपको पता है ना। तो एक्स वाई की वजह से हमको निकालना है, लेट सपोज पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो बच्चों पता है ऐसा डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं है, हमारे पास कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। हम क्या करेंगे, हम ऐसा ही कुछ करेंगे, जो इंटीग्रेट टाइप था, गॉस लॉ वगैरह था, वो सारी चीज़ हम करेंगे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे मैं आपको वो बताता हूँ। देखो हम ना क्या करेंगे, एक छोटा सा एलिमेंट ले लेंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर एक छोटा सा डीएल लेंथ का एक एलिमेंट ले लेंगे, ये डीएल, ओके। डीएल का लेंगे तो यहाँ से करंट आई फ्लो हो रहा है, इस डीएल की वजह से, इस डीएल जो लेंथ का एलिमेंट है इसकी वजह से इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसको नाम देते हैं डीबी, डीबी, ठीक है। मैंने आपको एक चीज़ बताई है कि कोई भी क्वांटिटी हम लिखते हैं, जैसे एल लिखा, ये तो नॉर्मल एल, बहुत छोटा एल अगर होगा तो उसके आगे हम डी लगा देते हैं, है ना। चार्ज के लिए हम लिखते हैं क्यू, लेकिन अगर हम बहुत थोड़े से चार्ज की बात करें, बहुत थोड़ा सा, जो कि एकदम जीरो की तरफ जा रहा हो, इतना छोटा, तो हम लिखते हैं डी क्यू, है ना। तो यहाँ से मैंने एकदम छोटी सी लेंथ ली है, जिसकी लंबाई कितनी है, डीएल लंबाई है, ठीक है। और इस डीएल की वजह से पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैसी होगी, बी नहीं लिखूंगा, बी तो मैं पूरे के लिए लिखूंगा, क्योंकि एकदम थोड़े से वायर की वजह से, तो इसलिए थोड़ी सी मैग्नेटिक फील्ड होगी, इसलिए मैंने डी बी लिखा है। क्या आप मेरे को डायरेक्शन बता सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड की यहाँ पर? हाँ बिल्कुल, बहुत आसान है बताना। देखिए आपको डायरेक्शन के लिए क्या करना है, ये चीज़ मैंने आपको पहले बता रखी है। अच्छा एक चीज़ और, आपका अगर वायर ऐसे घूम रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड उधर होगी। यहाँ पर देखिए आपका क्या करना है, इस सिचुएशन में बता रहा हूँ, बाकी चीज़ मैं आपको समराइज करके भी रिवाइज करवा दूंगा सारी चीज़ की, डायरेक्शन को कैसे हैंडल करना है। यहाँ पर आप देखिए नया तरीका, ये थंब जो है ये वाला, ये आपको रखना है करंट की दिशा में, करंट की दिशा में आपने रखा है ऐसे। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होगी, ऐसे होगी, ऐसे। ये देखिए ये अगर आपका ये ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे होगी। ये जो मेरी चार उंगलियां राउंड कर रही है ना, ऐसे होगी। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड आप इससे देखेंगे ना, तो इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे सर्कुलर होगी, सर्कुलर ऐसे, ऐसे, ठीक है। ऐसे गोल गोल, अगर ये वायर अगर उधर जा रहा है ना, तो ऐसे ये गोल गोल ऐसे करके घूम रही होगी। मतलब आप समझ पा रहे होंगे, ये हाथ से जो मैंने ऐसे करके दिखाया, तो इस दिशा में क्या होगा, इस दिशा में वो बाहर से ऐसे ऐसे करके अंदर की जा रही होगी, अंदर की तरफ जा रही होगी, अंदर की तरफ जा रही होगी, तो क्रॉस से दिखाऊंगा मैं, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई, ठीक है। अब एक चीज़ और, ये जो डीएल है, ये डीएल वेक्टर कह देते हैं इसको, जिसकी डायरेक्शन उधर है करंट की डायरेक्शन में, डीएल वेक्टर, ये करंट आई था, ठीक है, जिसकी वैल्यू आई है, करंट ऐसे, ये डीएल वेक्टर आपका ऐसे। अब डीएल और
कह सकते हैं आप ये पॉइंट P है तो इसका पोजीशन वेक्टर आप मान लीजिए आर कैप। तो इनके बीच में जो एंगल है ना इसको बोल देते हैं थीटा। ठीक है, तो अब आगे लिखते हैं। आप लिखिएगा लेट अस कंसीडर अ स्मॉल एलिमेंट ऑफ लेंथ। किस लेंथ का हमने लिया स्मॉल एलिमेंट? dl ऑफ कंडक्टर xy कंडक्टर का स्मॉल लेंथ का dl हमने लिया है। उसके बाद लिखिएगा कैरिंग एक करंट, कितना करंट ले जा रहे हैं? I। ठीक है, आगे लिखिएगा लेट r p द पोजीशन वेक्टर of the point P from the element dl। ये dl से जो पॉइंट P है ना, हमको P पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो इस वाले पोजीशन वेक्टर को मैंने r कैप नाम दे दिया। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद आप लिखिएगा, हमने क्या लिखा? लेट r बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम एलिमेंट dl, है ना। तो एक चीज़ और लिख सकते हैं, एंड मेकिंग एंगल थीटा, राइट। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आई डी एल, आई एक करंट इंटू डी एल, इस छोटे में करंट बह रहा है, इसलिए इस छोटे से एलिमेंट की वजह से यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसको मैंने क्या बोला है? डीबी बोला है। तो वो किस किस चीज़ पर निर्भर करेगी बच्चों, ये आप देखिएगा। डीबी डिपेंड्स ऑन करंट आई, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये डीबी डिपेंड्स ऑन ये लेंथ डीएल। अगर डीएल आप बड़ा लेंगे तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगी, ये डीएल आप छोटा लेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगी, तो डीएल पे भी डिपेंड करता है। और आप थर्ड में लिखिएगा डीबी डिपेंड्स ऑन ये जो यहाँ से यहाँ की दूरी है ना, आप अगर एकदम पास में कैलकुलेट करेंगे तो ये 1 सेकेंड, हाँ, एकदम पास में कैलकुलेट करेंगे तो आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आएगी वो बहुत ज़्यादा आएगी। जितना आप दूर होते जाएंगे इस पॉइंट को, जितना आप दूर करेंगे मैग्नेटिक फील्ड आपकी उतनी कम हो जाएगी। तो यानी कि आर का इन्वर्सली, आर के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो डी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। और एक चीज़ और, ये जो डी बी है ये है साइन थीटा के प्रोपोर्शनल, साइन थीटा। तो इन चारों को अगर मिला दे बच्चों तो हमको क्या मिलेगा? डी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा अपॉन r², है ना, ये चीज़ है। और यहाँ से मैंने आपको बताया था कभी भी हम प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है जिसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। तो डी बी इज इक्वल टू, यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जो आएगा हमारा उसकी वैल्यू है μ0/4π। तो ये हो गया आई डी एल साइन थीटा अपॉन r², ठीक है। जो ये जो है ना μ0/4π, इसके बारे में भी हम देखेंगे ढंग से। तो फिलहाल आपका ये फॉर्मूला आ गया है, डी बी इज इक्वल टू μ0/4π इंटू आई डी एल साइन थीटा बाय r², ये आपका फॉर्मूला आ गया। ये क्या है फॉर्मूला बच्चों? ये है इस छोटे से रीजन की वजह से यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, ये वो फॉर्मूला है, ठीक है। इसकी वजह से हमको क्या करना, अलग अलग केसेस लेने हैं यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड निकालने के। मान के चलिए लंबी वायर हो सकती है, वो कोई और तरह की बॉडी हो सकती है, सर्कुलर आर्क हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, तो उसको हम देखेंगे, ठीक है। एक चीज़ और, इसको वेक्टर फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं यहाँ से, डी बी वेक्टर इज इक्वल टू μ0/4π आई डी एल क्रॉस आर अपॉन r², ठीक है। r³ लिख सकते हैं आप यहाँ पर, ठीक है। ये वेक्टर फॉर्म में था। एक्चुअली ये चीज़ कहाँ से आई, हमको वेक्टर फॉर्म में लिखना था, तो इधर हमने वेक्टर लिखा, इस साइड भी वेक्टर होना चाहिए। इधर वेक्टर करने के लिए हमने r से ऊपर मल्टीप्लाई किया, r से डिवाइड किया, r के मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया, r
ये आ गया आर वेक्टर और नीचे आर स्क्वायर का आर क्यूब हो गया। ऊपर हमने आर से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी आर से मल्टीप्लाई किया। और एक चीज़ पता है आपको, ये क्रॉस प्रोडक्ट है तो ए क्रॉस बी किसके इक्वल होता है? ए बी साइन थीटा के। ए बी साइन थीटा के, इसका मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा के, तो इसी को हमने ऐसे करके लिखा है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ओके, अब बच्चों इस फॉर्मूले को आप अच्छे से ध्यान रखिए। अब हमारा काम पता है क्या है? हमारा काम इतना है कि ये फॉर्मूला हमने देख लिया। अब इसकी वजह से ना हम कुछ केसेस लेंगे। 2 केसेस आपके में है, आपके सिलेबस में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला केस आपका कुछ ऐसा होगा कि ये रिंग है, मान के चलिए ये रिंग है, इसमें करंट ऐसे जा रहा है। तो बताइए इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी? पहला केस ये है आपका, और दूसरा केस आपका ऐसे होगा कि एक तार है ऐसे, इसमें करंट जा रहा है, तो बताइए मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी? ठीक है, दोनों केस को हम एक एक करके लेते हैं। तो पहला केस है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। एक चीज़ और लिख सकते हैं, एट एक्सिस। एक्सिस में हमको निकालना है। एक्सिस क्या है मैं आपको बताता हूँ। मान के चलिए आपके पास ऐसा कुछ है। वेट, मैं इसको आपको एग्जांपल के साथ बताता हूँ। पहले इसको ड्रॉ करता हूँ, फिर मैं आपके लिए एक ऑब्जेक्ट लाऊंगा कुछ सर्कुलर आपको समझाने के लिए। मान के चलिए ये ना सर्कुलर लूप है। ठीक है, ये सर्कुलर लूप है। हमको क्या करना है? हमको एक चीज़ और दे रखी है कि इसमें करंट है, इसमें लूप में करंट है कुछ ऐसे। आप समझ पा रहे होंगे कि ऐसे करके लूप घूम रहा है, सर्कुलर है, दूसरे एंगल से बना रहे हैं इसलिए ऐसा दिख रहा है। ये है एक्चुअल में सर्कुलर। हमको क्या करना है? हमको निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड किस पॉइंट पर? इस पॉइंट पर, जो इसके एकदम ना सेंटर के लाइन में आप कह सकते हैं, ये एक्सिस पर है इसके। ठीक है, यहाँ पर है, ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट पी है जो कि इसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस की दूरी पर है। ठीक है, इसका जो रेडियस है, इस रेडियस को कुछ भी नाम दे सकते हैं, ये हो गया ए। ठीक है, ये रेडियस ए हो गया। हमको क्या करना है? इस लूप की वजह से इस पॉइंट पी पर क्या निकालिए? मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो मैं आपके लिए एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट ढूंढ के लाता हूँ पहले कुछ। तो मेरे को ये मिला है बच्चों, ये एक चूड़ी है एक्चुअली में। तो देखिए ऐसा कुछ आपके पास ना ये ऑब्जेक्ट है, इसमें क्या हो रहा है? करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, करंट इसमें ऐसे करके फ्लो हो रहा है। मान आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक तार इधर से जा रही है, एक तार इधर से जा रही है, मैंने ऐसे करंट भेजा और वो ऐसे घूम के करंट आया इसमें और यहाँ से निकल गया। कुल मिला के करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ये मान के चलिए। ठीक है, मेरा काम क्या है? मेरा काम ये है कि मेरे को कहाँ निकालना है करंट। मेरे को एग्जैक्टली इस पॉइंट पर नहीं निकाला। देखिए ये जो मैंने बनाया है ना, ये हम इस एंगल से देख रहे हैं। मतलब देखिए एकदम मैं वो कर दूंगा, फिर तो एकदम लाइन बनानी पड़ेगी मेरे को, है ना, क्योंकि इसका इस वाले एंगल से देखेंगे तो आपको एकदम लाइन लगेगी। लग रही है ना, एकदम लाइन लग रही है। ठीक है, लेकिन ऐसा है कि हल्का सा मैं इसको ऐसे करके बनाता हूँ ताकि आपको समझने में। देखिए ये जो जिस एंगल से हमको दिख रहा है ना, एक्चुअली में वो एंगल में से मैंने बनाया है। ठीक है, ये है असल में सर्कुलर ही। इतनी चीज़ क्लियर है? हमको क्या करना है? देखिए अब ये ऐसा है, यहाँ से देख रहा हूँ, मेरे को निकालना है मैग्नेटिक फील्ड इस जगह पर, इस जगह पर निकालना। अब याद रखें कि ये जगह पॉइंट में पेज के ऊपर नहीं है, ये पेज से थोड़ी उठी हुई है, मतलब कि इसके सेंटर से एकदम, मतलब कुछ डिस्टेंस है। मान के चलिए ये है ना, एकदम इसके सेंटर से, ये जहाँ इसका टिप है इस पेन का, एकदम इस जगह पर मेरे को मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो कैसे निकालूंगा मैं? देखिए इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, पहले आप उसको ध्यान दीजिए। देखिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस सेंस में कैसे बताते, पता है? हमेशा आपको यही यूज़ करना है, हमेशा ये यूज़ करना है। देखिए जब आपका करंट ऐसा हो, सर्कुलर करंट हो, देखिए ना यहाँ पर सर्कुलर करंट है, ये करंट सर्कुलर है, ऐसे कर्ल करे ना, तो जो आपकी अंगूठे की डायरेक्शन है वो आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। ठीक है, यानी कि ये अगर ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड आपके अंदर से बाहर ऐसे होगी। कैसे? ये देखिए, ये मैं इसको घुमा रहा हूँ तो अंगूठे की दिशा क्या है? बाहर की तरफ, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड मेरी अंदर से बाहर आ रही है, एकदम सेंटर से आएगी वो, एकदम सेंटर से, एकदम सेंटर से बाहर की तरफ। ठीक है, अगर मेरा मैग्नेटिक फील्ड आपकी कुछ ऐसे है, करंट आपका कुछ ऐसे है, मान के चलिए अब तार, मैं इस तार में करंट दे रहा हूँ। ठीक है, पहले तो सर्कुलर था ना, सर्कुलर में मैंने क्या किया, करंट जैसे जैसे जा रहा है मैं वैसे गया, फिर मैंने अंगूठे को उठाया, अंगूठा जहाँ वही मेरी मैग्नेटिक फील्ड। अब क्या है, करंट मेरा ऐसे जा रहा है, तो करंट मेरा ऐसे जा रहा है, देखिए ऐसे करके करंट जा रहा है, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी? इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड, अंगूठा उधर। अब देखिए पिछले केस में मैंने ये 4 उंगलियां करंट की दिशा में की थी, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अंगूठा करूँगा करंट की दिशा में, अंगूठा करंट की दिशा में ऐसे। तो जो मेरी 4 उंगलियां घूम रही है ना, वो आपका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। ठीक है, एकदम उल्टा चलता है ये। आप दोनों एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जब ये वाला एग्जाम्पल है तो
अभी करंट आपका कैसे ऐसे है, तो करंट आपका ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड आपकी ऐसे सर्कुलर होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ आपका करंट सर्कुलर, तो मैग्नेटिक फील्ड आपकी स्ट्रेट होगी। समझ पा रहे हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो देखिए इस सिचुएशन में यहाँ पर करंट आपका ऐसे घूम रहा है, ऐसे करके जा रहा है ना, ये ऐसे राउंड कर रहा है, मतलब कि ये आप देख पा रहे होंगे ऐसे करके। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे, अभी अभी मैंने बताया था, इसको इसकी डायरेक्शन में रखिए और ये थंब किधर है, यानी कि ऐसे मैग्नेटिक फील्ड आपकी उधर है, तो सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगी। अब देखिए पॉइंट क्या है, अब पॉइंट आपका ये है कि इस लेंथ को मान लेते हैं, अभी तो हमने कोई फॉर्मूला तो निकाला नहीं है ना वैसा वाला कि बड़ी बॉडी की वजह से कैसा होगा, तो मेरे को इस पूरी की पूरी बॉडी की वजह से निकालना है। तो क्या करना पड़ेगा मेरे को ये करना पड़ेगा कि छोटे से एलिमेंट के लिए तो मैं निकालना सीख गया ना, छोटे से एलिमेंट डीएल के लिए ये रहा मेरा मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन बड़े ऑब्जेक्ट के लिए निकालने तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, छोटे से के लिए निकालूंगा और सबको जोड़ दूंगा, मैं सबको जोड़ दूंगा तो मेरे को इस पॉइंट में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो देखिए इसकी लेंथ, इसका रेडियस ए है, तो पहले लिख लेते हैं, चलिए यहाँ पर लिखने वाली चीज़ लिख सकते हैं, कंसीडर अ सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस, जिसका रेडियस कितना है, ए रेडियस है इसका, रेडियस ए, विथ सेंटर ओ, सेंटर इसका ओ नाम दे देते हैं, विद सेंटर ओ, इसका सेंटर ओ पर है, ठीक है। इट इज कैरिंग, या फिर डायरेक्टली लिख सकते हैं सेंटर ओ कैरिंग करंट आई, ठीक है। आई करंट इसमें से आप लिख भी सकते हैं, ये जो करंट है आई है, आई करंट इसमें से फ्लो कर रहा है। सपोज P is the point where वी नीड टू कैलकुलेट, या आप इसको अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं। मेन पॉइंट हाईलाइट होनी चाहिए कि सबसे पहले हमारा काम क्या है। डेरिवेशन में मैंने आपको हमेशा से एक चीज़ सिखाई है कि करंट आपको सबसे पहले आपको दिया क्या है, यहाँ पर एक सर्कुलर आप कह सकते हैं करंट कैरिंग वायर है, सर्कुलर है, रेडियस उसका दे दीजिए आप, जिसमें से कितना करंट फ्लो हो रहा है, आई करंट फ्लो हो रहा है। हमको करना क्या है, सपोज पी इज ए पॉइंट वेयर वी नीड टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड, पी पॉइंट पे हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, वी नीड टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ओके, तो उसके आगे अब एक चीज़ देखिए आप, अब क्या है, आप लिख भी सकते हैं कि O से लेकर P, OP जो आपका डिस्टेंस है, ये O क्या है, सेंटर है, और यहाँ से जो P है, ये डिस्टेंस हमने कितना माना है, x माना है डिस्टेंस, तो OP इज इक्वल टू x। एक चीज़ देखिए आप, चलिए यहाँ से एनालाइज कीजिए इसको, ये करंट इसमें ऐसे जा रहा है, इस छोटे से की वजह से जो आपका ये होगा मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे होगी, ऐसे जाएगी, ठीक है। और अब एक चीज़ आप देख पा रहे हैं कि यहाँ जो पॉइंट होगा उसके एकदम डायमेट्रिकली अपोजिट भी एक और पॉइंट होगा। आप देख सकते हैं कि ये सर्कुलर कोई ऑब्जेक्ट है, इसमें से इस पॉइंट की वजह से अगर कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगी तो इसकी वजह से भी होगी, एकदम अपोजिट, ये इसके अपोजिट इसके अपोजिट ये वाला पॉइंट है, तो इसके अपोजिट ये वाला पॉइंट है। अगर ये वाला पॉइंट मैं ले लूँ तो इसके एकदम सामने वाला ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है तो इसके एकदम सामने वाला ये वाला पॉइंट है। जैसे मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से होगी इस पॉइंट पर, यहाँ पर, वैसे ही इसकी वजह से ऐसे करके होगी। तो वही है कि इसकी वजह से मैंने बनाई ये, इसको मैं डीबी बोल देता हूँ, या अभी मैं नाम दे दूंगा उसका, इसके जस्ट डायमेट्रिकली अपोजिट इसकी वजह से भी कुछ ऐसे ही होगी, एकदम हूबहू ऐसे होगी, मान रहे हैं आप, ठीक है, जो कि एकदम बराबर होगी। क्यों बराबर होगी, क्योंकि ये डिस्टेंस भी बराबर है। अच्छा, आप मेरे को एक बात बता सकते हैं कि ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, आप बता सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। चलिए पाइथागोरस थ्योरम पढ़ते हैं। ये डिस्टेंस है x, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस x है, ये वाला डिस्टेंस है a, तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा आप सोच सकते हैं, बहुत ईजी है बच्चों, √a² प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, ये डिस्टेंस होगा ना। पाइथागोरस थ्योरम में हमने पढ़ा था कि बेस और परपेंडिकुलर का जो स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल होता है, हाइपोटेनियस के स्क्वायर के, है ना। तो a² प्लस x² इज इक्वल टू, ये हाइपोटेनियस को h बोल दीजिए, h², तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी, √a² प्लस x², तो वही चीज़ मैंने यहाँ लिख दी, √a² प्लस x², ये होगी। तो ये वाले डिस्टेंस को लिख देते हैं हम,
ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक चीज़ आप देखिए अब कि ये दो जो मैग्नेटिक फील्ड है इसमें आप कुछ एक चीज़ कर सकते हैं कि मान के चलिए लेट सपोज एग्जाम्पल देता हूँ मैं, ये रोड है, यहाँ पर बहुत भारी सा एक ऑब्जेक्ट रखा है। ठीक है, बहुत भारी सा 100 किलो का, ठीक है 100 किलो का कुछ रखा है यहाँ पर। यहाँ आपका दोस्त, टॉप व्यू है, मैं ऊपर से दिखा रहा हूँ ये, यहाँ आपका दोस्त है और यहाँ आप है, आपने इसमें रस्सी बांध रखी है। ठीक है, आपने इसमें रस्सी, या और फैला लीजिए, चलिए इसको थोड़ा सा और इधर ले लीजिए, इधर है और ये इधर है। ठीक है, अब क्या करें, आप इसको एकदम खींच रहे हैं और आप एकदम सीधे सीधे चल रहे हैं, आप खींचते हुए चल रहे हैं इसको। रस्सी ऐसे है, ये ऐसा नहीं कह रहा मैं कि रस्सी एकदम ऐसे है, आप दोनों इधर खींच रहे हैं और आप दोनों आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये किधर जाएगा आप सोच सकते हैं, ये आप इसको ऐसे खींचें, आप इसको ऐसे खींचें, ये किधर जाएगा? क्या ये एकदम सीधा सीधा जाएगा, या ये मैं एक चीज़ और बता दूं कि ये बराबर फोर्स से खींच रहे हैं दोनों, जब आप खींच रहे हैं आपका फ्रेंड भी उसी फोर्स से खींच रहा है एकदम इस दिशा में। तो क्या ये इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन आप ऐसे कह सकते हैं फोर्स का। तो यहाँ से ये ब्लॉक, ये जो भी भारी सा ऑब्जेक्ट था, ये किधर जाएगा? ये एकदम स्ट्रेट चलता रहेगा जैसे जैसे आप स्ट्रेट चलेंगे, या फिर ये एक दिशा या एक दिशा में चलेगा किधर, या कहीं और चलेगा, या एकदम सीधे निकल जाएगा? लॉजिकली सोचिए आप, मेरा मानना है एकदम सीधे निकल जाएगा। क्यों निकल जाएगा? क्योंकि ये दोनों बराबर फोर्स लगा रहे हैं एकदम ऐसे। ठीक है, एकदम ये बराबर फोर्स लगा रहे हैं। तो किसी भी कोई भी एक फोर्स को पकड़ो आप, अपने इस वाले फ्रेंड का पकड़ो फोर्स, और इसको आप दो कंपोनेंट बांट सकते हो इस फोर्स को, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, तो यानी कि अगर ये आपका ऑब्जेक्ट था, इसके ऊपर एक फोर्स ऐसा लग रहा है, दूसरा फोर्स ऐसा लग रहा है। इस फोर्स की बात करते हैं, केवल इसको अभी भूल जाइए। ठीक है, केवल इसको देखिए, इसको आप दो कंपोनेंट में बांट सकते हैं, एक ऐसे और एक ऐसे। ठीक है, वेक्टर्स में तो हमने पढ़ा ही है। सिमिलरली नीचे वाले फोर्स को भी आप दो कंपोनेंट में बांट सकते हैं, एक इसका ये वाला, यानी कि ये ऊपर वाला तो पहले से था, इसका तो पहले से था, और इसका ये इधर। तो आप एक चीज़ देख पा रहे हैं कि ये वाला और ये वाला कैंसिल आउट हो गए दोनों आपस में, दोनों कैंसिल, क्योंकि एकदम अपोजिट दिशा में थे, कैंसिल आउट हो गए दोनों। क्या क्या बचा? बचा ये बचा और ये बचा, दोनों एक ही दिशा में, दोनों जुड़ जाएंगे और एक बड़ा वेक्टर बन जाएगा, दोनों एक ही दिशा में। सेम चीज़ यहाँ पर होगी बच्चों, ये जो है ना, इसका एक कंपोनेंट इस मैग्नेटिक फील्ड का एक कंपोनेंट इधर होगा, एक कंपोनेंट इधर होगा। सिमिलरली इस वाले मैग्नेटिक फील्ड का एक कंपोनेंट इधर होगा और एक कंपोनेंट इधर होगा। ये वाले तो कैंसिल आउट कर लेंगे दोनों, बस ये वाले जुड़ जाएंगे, और सारी की सारी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी आपकी, वो इसकी वजह से होगी, क्योंकि ये एरो तो मैंने अभी केवल इन दोनों पॉइंट का बनाया है, यानी कि इसका और इसका बना है। इसकी वजह से भी होगा, इसकी वजह से मैं कुछ ऐसा बनाऊंगा कि यहाँ से आइए यहाँ, और उसके पीछे वाले पॉइंट से यहाँ से आइए यहाँ। वो बनाऊंगा तो बहुत ज़्यादा खराब, मेरा डायग्राम खराब हो जाएगा, इसलिए आप हर पॉइंट पे बनाएंगे। आप अब चीज़ समझे मेरी, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि यहाँ ना कैंसिल आउट हो जाएगी, ये इधर होगी, इसकी वजह से ऊपर होगी, इसकी वजह से नीचे होगी, ऊपर वाली दोनों ये और ये अपोजिट डायरेक्शन में तो कैंसिल आउट हो जाएगी, बचेगी केवल ये वाली। इतनी देर में मेरे को यही एक्सप्लेन करना था कि केवल ये वाली बचेगी। ठीक है, चलिए इसको मान लेते हैं फाई, एंगल को फाई मान लेते हैं। तो यहां पर आप लिखिएगा अकॉर्डिंग टू बाइट-सवर्ट्स लॉ द मैग्नेटिक फील्ड एट पी, पॉइंट पी पर, किसकी वजह से? ड्यू टू करंट कैरिंग एलिमेंट एट पॉइंट सी, इसको सी बोल दीजिए। इसकी वजह से क्या होगा? इसकी वजह से केवल अभी ना इतना जो मैंने एक्सप्लेन किया, फिलहाल यहाँ पर ना केवल और केवल वो लगाते हैं आपका, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, ये वाला। ठीक है, मतलब ये वाला, ये ओके। तो ये जो होगा डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल, यही फॉर्मूला था, अपॉन आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा।
साइन थीटा। थीटा क्या था बच्चों यहाँ पर? थीटा जो था आपका मैग्नेटिक फील्ड और करंट कैरिंग वायर के बीच में एंगल था, राइट। यहाँ पर वो एंगल कितना है बच्चों? 90 डिग्री है यहाँ पर एंगल, ठीक है। आप यहाँ से ये देखिए कि एकदम छोटा सा पॉइंट लेंगे, एकदम छोटा सा, और उसमें आप ऐसे अगर करेंगे तो ये तो 90 डिग्री बन रहा ना। आप कैसे भी कर लीजिए, अब भी अगर ये उधर जा रहा है 90 डिग्री बनेगा, तो थीटा यहाँ पर 90 डिग्री हो जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हैं यहाँ पर, ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। आर क्या लिया था हमने? इस एलिमेंट और इस पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है उसको आर माना था, तो आर किसके होल हो गया? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आर का स्क्वायर करूंगा तो यानी कि अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, है ना, ये चीज़ हो जाएगी। ये किसके इक्वल हो गया? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये चीज़ हो गई। क्लियर है इतनी चीज़? अच्छा, अब बी की डायरेक्शन किधर होगी बच्चों? बी की डायरेक्शन तो मैं आपको बता चुका हूँ, इधर होगी। ये ऐसे जा रहा है, ये इधर ऐसे होगा। ओके, तो यहाँ पर अब एक चीज़ हम कर सकते हैं कि ये हमने किसके लिए निकाली बच्चों? ये हमने जो मैग्नेटिक फील्ड निकाली, ये केवल और केवल इसकी वजह से निकाली। अब मैं किसकी वजह से और निकालूंगा? इसके जो एकदम डायमेट्रिकली अपोजिट यहाँ होगा, इसको मैं नाम देता हूँ सी डैश। आप लिखिएगा सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू diametrically opposite point C डैश विल बी। सी डैश है ना, तो उसकी वजह से हम बोल देते हैं बी डैश, डी बी डैश। किसके इक्वल होगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल अपॉन, इसकी वजह से देखिए बच्चों, आई डी एल ये रहा, डी एल इसकी भी लंबाई डी एल है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस भी तो यही है ना, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यही डिस्टेंस है। तो यहाँ पर सेम चीज़ आ जाएगी आपकी, सेम फॉर्मूला आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। आप दोनों फॉर्मूले में रिलेशन देखिए, क्या मतलब दोनों सेम फॉर्मूला है ना, बिल्कुल बिल्कुल सेम आएगा वो, ठीक है। अंतर किस चीज़ का आएगा वो देखते हैं हम। देखिए ये ऊपर जा रहा है, ये मतलब आप देखेंगे तो ऐसे जा रहा है, और ये वाला जो जा रहा है आपका ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो वही चीज़ जो मैंने एक्सप्लेन की थी, अब हम क्या करेंगे, ये जो ऐसे जा रहा है ना, इसको हमको तोड़ना है दो कंपोनेंट में, एक ऐसे और एक ऐसे, ठीक है। तो जैसे कि अभी बताया था मैंने, ये ऐसे जा रहा है, तो इस वाले को देखिए, इस वाले को मैं ऐसे तोड़ूंगा और ऐसे तोड़ूंगा। सिमिलरली इस वाले को देखिए, इस वाले को भी मैं ऐसे तोड़ूंगा और ऐसे तोड़ूंगा। ये वाले और ये वाले कैंसिल आउट हो जाएंगे, केवल ये दोनों बचेंगे, इसी को हमको जोड़ना है। ओके, तो आप यहाँ लिख सकते हैं, ये फर्स्ट हो गई, ये सेकेंड हो गई, ठीक है। वी कैन सी फर्स्ट एंड सेकेंड, from first and second, from dB is equal to dB डैश, ये चीज़ है। अब एक चीज़ जो ज़रूरी है, जो देखने वाली है, वो ये है कि कौन सा कंपोनेंट कैंसिल आउट होगा। कॉस, देखिए एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि ये वेक्टर है, ये अगर एंगल है फाई, तो ये वाला क्या हो जाएगा? ये वाला, ये है, ये बी है अगर, तो ये बी कॉस फाई हो जाएगा, और ये वाला बी साइन फाई। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी, ठीक है। अगर मैं ये ले लूँ, अब मेरा मान के चलिए बी है ऐसे, चलिए मैंने ना एंगल को बदल के फाई इसको बोल दिया, तो ये क्या हो जाएगा? सोच के बताइए, ये वाला क्या हो जाएगा? थीटा के साथ वाला, एंगल के साथ वाला हमेशा कॉस का कंपोनेंट रहेगा, तो ये बी कॉस थीटा होगा, और ये वाला बी साइन थीटा होगा। तो यहाँ पर ना ये वाला केस है, ये फाई जो है ना इधर है, देखिए फाई आपका इधर है, फाई ऐसा नहीं कि नीचे की तरफ है, फाई आपका ये वाला है। तो आप यहाँ क्लियरली देख सकते हैं, मैं दूसरी शीट ले आता हूँ कि आप लिखिएगा यहाँ पर, द परपेंडिकुलर कंपोनेंट will cancel out and horizontal component
विल बी एडेड। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कि टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो होगी बी किसके इक्वल हो जाएगी, जब मैं सभी बी किसको जोड़ दूं। देखिए एक चीज़ आपको बोलनी थी कि ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, केवल यही वाला बचेगा, और ये वाला है क्या, देखिए डी बी ये था, ये वाला क्या हो जाएगा डी बी साइन थीटा, है ना। और इसके वजह से ये तो एक हो गया और ये भी डी बी साइन थीटा, है ना। तो उसको अभी हमको इंटीग्रेट करना है। तो जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी वो डी बी का जोड़ नहीं होगी। डी बी तो बच्चों ये था, देखिए डी बी तो ये था, ये एक डी बी ये रहा। हमको इन सारे डी बी को नहीं जोड़ना, डी बी के ये वाले कंपोनेंट तो कैंसिल आउट हो गए, ये वाले तो कैंसिल आउट हो गए। कौन से बचे, केवल ये वाले बचे। हमको इनको जोड़ना है, इनको नहीं जोड़ना, क्योंकि इनको मैंने दो कंपोनेंट में बांटा, एक ये और एक ये वाले तो खत्म हो गए आपस में कट के, बचे कौन से, ये वाले, तो इसको हमको जोड़ना है। तो ये डी बी साइन थीटा लिखूंगा मैं, साइन थीटा। ये चीज़ क्लियर हुई। चलिए इसको आगे लिखेगा, बी विल बी इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं, डी बी की वैल्यू क्या थी बच्चों, डी बी की वैल्यू ये थी, ये बोलिए बात बराबर है, क्योंकि डी बी और डी बी डैश तो बराबर है। तो आप इसको लिख सकते हैं यहाँ पर कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू साइन थीटा क्या होगा यहाँ पर, साइन फाई होगा एक्चुअली में। ठीक है, फाई, आप इसको फाई कर दीजिए, साइन फाई। तो इंटीग्रेशन के सिंबल में ना अच्छा एक चीज़ और होगी इसमें, डी फाई भी, अच्छा डी एल तो जॉइंट है ना, जुड़ा हुआ है। इंटीग्रेशन के सिंबल के बाहर जो जो कांस्टेंट चीज़ है वो हम बाहर कर देंगे। म्यू नॉट कांस्टेंट है बाहर, 4 पाई कांस्टेंट है बाहर, और क्या कांस्टेंट है, आई भी आपका कांस्टेंट है। ए कांस्टेंट है क्या, ये जो रेडियस है इसका जो रेडियस है सेंटर, ये जो डिस्टेंस ए है, ये क्या कांस्टेंट है, यहाँ ले लीजिए, यहाँ ले लीजिए, यहाँ ले लीजिए, यहाँ ले लीजिए, हर जगह तो ए ही है, तो ये तो कांस्टेंट ही है। तो ए भी कांस्टेंट है और एक्स भी कांस्टेंट है। यहाँ पर एक्स कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि मेरे को तो पता है ना कि हमको एक ही चीज़ पे एक ही जगह वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो आप यहाँ ऐसे कर सकते हैं कि आई डी एल कॉन्स्टेंट नहीं है, डी एल को ही हमको जोड़ना है असल में। तो आप इसको क्लियरली लिख भी सकते हैं यहाँ पर कि ये वाली चीज़ें बाहर आ जाएगी, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन साइन फाई और डी एल। ठीक है, अब एक चीज़, साइन फाई की ना कुछ वैल्यू है, आप इस ट्रायंगल में देखिएगा। साइन थीटा क्या होता है, किसी भी कोई आपके पास ट्रायंगल है उसमें साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है, इस ट्रायंगल में यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या होगा, आप सोच सकते हैं। साइन फाई की वैल्यू बताइए आप मेरे को, आप अपनी नोटबुक में लिखिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, आप इसको सोचिए साइन फाई की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, आई होप आपने सोचा होगा, बहुत ईजी है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि ए परपेंडिकुलर ये रहा इस ट्रायंगल में, देखिए फाई ये रहा इस ट्रायंगल में, ए ये रहा अपॉन हाइपोटेनियस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये चीज़ है, असल में साइन फाई भी आपका कांस्टेंट ही निकला है, यानी कि, है ना, आई अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एल। ओके, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन ए, ये भी बाहर आ जाएगा। ये देखिए ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी पावर एक, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इसकी पावर हाफ। एक चीज़ पता है ना आपको, अगर कोई भी क्वांटिटी आपके पास लेट सपोज आर है, कुछ भी मान लीजिए आप, सी है, अंडर रूट सी है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, सी की पावर हाफ। इसका मतलब ये होता है, ये चीज़ आपको पता है। तो एक चीज़ और, तो c इंटू अंडर रूट सी अगर होगा तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसका क्या है, c की पावर कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 इंटू में c की पावर अंडर रूट सी है तो इसको क्या लिखते हैं, c की पावर हाफ लिख सकते हैं। अगर कहीं भी आपको ये लिखा हो तो आप इसको ऐसे करके लिख सकते हैं। अब मल्टीप्लाई हो रहा है बेस से में, तो पावर ऐड हो जाएगी, तो c 1 प्लस हाफ इक्वल टू c की पावर एक और हाफ कितना होता है, 3/2 होता है। तो वही है, यहाँ पर इसको लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इंटीग्रेशन डी एल। ये चीज़ क्लियर है। अब मैं यहाँ पर सभी डी एल को जोड़ दूँ, ये भी डी एल, ये भी डी एल, ये भी डी एल, ये भी डी एल, सबको 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 मैंने सबको जोड़ दिया। सबको जोड़ूंगा तो क्या मिलेगा, जो इस सर्कल का
जो सरकमफेरेंस था वही तो मिलेगा। इन सभी को मैं जोड़ दूँ तो मेरे को पूरा यही तो मिलेगा। देखिए मैंने ना इसको बहुत छोटे छोटे टुकड़े में बांट दिया था, इतना 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 इतना, और ये जो बीच में गैप है ना, ये गैप असल में नहीं, ये भी पॉइंट है। तो इन सभी को अगर मैं जोड़ दूंगा, सबको 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 मैंने करके ऐसे जोड़ दिया तो मेरे को पूरी लंबाई मिल जाएगी ना। और पूरी लंबाई है कितनी असल में? 2 पाई आर के यहाँ पर ए था, तो टोटली डिस्टेंस 2 पाई इंटू ए हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2 इंटू ए। इसको इंटीग्रेट करके क्या आएगा? 2 पाई ए। ठीक है, तो b की वैल्यू क्या आ गई? यहाँ से b की वैल्यू जो आ गई वो आ गई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2 पाई ए स्क्वायर, है ना, इंटू आई, ये 2 है, ढंग से लिखिएगा इसको, अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये रहा आपका मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला। ठीक है, आपको ध्यान रखना है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ओके, अब एक चीज़ और है कि यहाँ मान के चलिए लेट सपोज स्पेशल केस ले ले, या फिर स्पेशल केस लेने से पहले एक चीज़, अगर देखिए यहाँ पर तो करंट आपका एक ही बार था कि तार आपकी ऐसे गई और यहाँ करंट आया और इधर से निकल गया वापस। क्या हो अगर यहाँ पर बहुत सारे कॉइल हो, मतलब कि एक चक्कर ना काटे, करंट 10 चक्कर 20 चक्कर 100 चक्कर काट दे, तो मैग्नेटिक फील्ड आपकी उतने ही गुना बढ़ जाएगी। अगर 2 चक्कर कटेगा तो 2 गुनी हो जाएगी, 3 चक्कर कटेगा तो 3 गुनी हो जाएगी। तो आप लिख सकते हैं इफ n टर्न्स of coil are there, तो मैग्नेटिक फील्ड B कितनी हो जाएगी? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2 n से मल्टीप्लाई कर दूंगा सिंपली, बाकी चीज़ सारी सेम रहनी है। सब कुछ सेम था, केवल मैंने इस चीज़ को n से मल्टीप्लाई कर दिया और ये n लिख दिया यहाँ पर, बाकी चीज़ सेम है। तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये रहा आपका मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला। ठीक है, तो ये था एक स्पेशल केस है इसका, आगे लिखिएगा, छोटा सा है, लेक्चर फिनिश होने वाला है, आगे की चीज़ हम देखेंगे आगे। स्पेशल केस आपका ये है कि क्या हो, एक्स क्या था आप मेरे को बता सकते हैं? एक्स था ये दूरी, यहाँ से सेंटर से लेकर जो यहाँ की दूरी थी ये एक्स थी। एक्स अगर 0 हो जाए कि एकदम सेंटर पे निकालनी है मेरे को, है ना, एकदम यहाँ पर निकालनी, पहले मेरे को कहाँ निकालनी थी बच्चों? देखिए ये इसका सेंटर मैंने पकड़ रखा है यहाँ पर, ये सेंटर पे मैं पिन कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पर एकदम सेंटर है ना, ये इसका सेंटर है ना। पहले मैं यहाँ निकाल रहा था, मतलब यहाँ आप देख सकते हैं, ये मैंने इसे घुमाया तो इस पॉइंट पे करीब यहाँ पर, है ना, जो कि इससे इतनी दूरी पर है, सेंटर से इतनी दूरी पर है। देखिए ये है सेंटर से इतनी दूरी पर है, ऐसे ये इतनी दूरी पर है ना। अब मेरे को क्या करना है, ये दूरी नहीं लेनी, एकदम सेंटर पे निकालना है। तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? एक्स की वैल्यू ये थी, जितनी बड़ी आप समझ लीजिए मेरी उंगली है अभी, समझ पा रहे हैं? ये यहाँ से जो सेंटर से, देखिए सेंटर से जो, आई होप आप समझ पा रहे हो, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला जो डिस्टेंस है ना, ये एक्स था। अगर मेरे को एकदम सेंटर पे निकालने, तो इस पॉइंट को यानी कि मैं यहाँ करूँगा, यहाँ पर यानी कि एकदम सेंटर पे यहाँ पर, तो x कितना हो जाएगा? x कितना हो जाएगा? मैं और इसको धकेलता जा रहा हूँ, धकेलता जा रहा हूँ, धकेलता जा रहा हूँ, x इतना हो गया, यानी कि x 0 हो गया ना। तो आप लिख सकते हैं कि स्पेशल केस मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या करेंगे? x बराबर 0 पुट कर देंगे। x जब 0 होगा, इस फॉर्मूले में x 0 पुट कीजिए, तो b कितना हो जाएगा? b सेंटर कितना हो जाएगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2 पाई ए स्क्वायर इंटू एन इंटू आई अपॉन एक्स की वैल्यू यहाँ पर आपको पुट करनी है 0, तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर बचेगा बस, ये तो 0 हो गया तो इसको हटा देते हैं, कि पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल हुआ, ए क्यूब, यानी कि ए क्यूब बचा। ऊपर ए स्क्वायर है, नीचे ए क्यूब है, तो इससे ये कट गया, केवल ए बचा। तो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे क्या आ जाएगी? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2 पाई एन इंटू आई अपॉन ए, ये चीज़ है सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड।
ये दोनों फॉर्मूले आपको, और यहाँ से एन भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, आपको ये डेरिवेशन याद होना चाहिए बच्चों, ठीक है। डेरिवेशन आप अच्छे से समझिए, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, सारा पॉइंट समझिए और इसको लिख के एक बार प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। एक बार, दो बार, तीन बार। ये इंटीग्रेशन अभी आपको टफ लग रहा होगा, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। अब अगले लेक्चर में हम एक लाइन की वजह से निकालेंगे। ये तो हमने कॉइल की, मैंने आपको बताया था ना कि मैग्नेटिक फील्ड दो केसेस में निकालेंगे हम। एक ये सर्कुलर आर्क की वजह से और ये एक लाइन की वजह से। सर्कुलर आर्क की वजह से निकाल ली मैं हमने, ये जो आई वो ये थी मैग्नेटिक फील्ड। अब हम लाइन की वजह से अगले लेक्चर में निकालेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बच्चों।